दरबार की सुबह वैसी ही थी जैसी अक्सर हुआ करती थी। हल्की सी ठंडी हवा महल की मालाओं पर सरकती हुई चली जा रही थी। पर्दे की धारियां धीरे धीरे हिल रही थीं और दरबार की दीवारों पर गुजरती रोशनी मानो किसी कहानी की पहली लाइन पढ़ रही हो। मगर उस दिन हवा में थोड़ी सी तनिक सी खनक थी। ऐसा लगा मानो किसी ने ताश के पत्तों में सेंध मार दी हो और सबके चेहरे पर कोई नन्हा सा आश्चर्य बैठ गया हो। अकबर का चेहरा अक्सर शांत रहता था, पर उस दिन उनके होठों की एक तरफ हल्की मुस्कान रहती और आंखों के कोने में कुछ शरारत सी चमक नाच रही थी। जब बादशाह की आंखों में शरारत चमके तो दरबारियों का दिल तेज दौड़ पड़ता, क्योंकि अकबर जब सोचते थे तो उनके सोचने में अक्सर मजाक और कठिन सवाल दोनों मिलते थे। बीरबल, जो हर रोज की तरह समय पर आए, बिना किसी दिखावे के दरबार की ओर आए। उनके कदमों में वही मधुर ठंडक थी, मुस्कान में वही शरारत और आंखों में वही नजर जो हर चीज को थोड़ा अलग तरह से देखती थी। बीरबल जब दरबार में आते तो हवा का रंग बदल जाता, लोगों के चेहरों पर सिवाय राहत और उत्सुकता के कुछ और नहीं दिखता। उस दिन भी बीरबल के आने पर दरबार में एक अजीब सा सन्नाटा गूंजा। लोग बैठने की जगहों पर टक टक नजरें जमाए मॉडल की तरह खड़े थे, जैसे कोई जादू होने वाला हो। अकबर उठे और धीमी आवाज में बोले, बीरबल, आज तुम्हारे लिए एक शर्त है। यह शर्त अजीब है, पर हमारे मन में इसे आजमाने की जिज्ञासा बहुत दिनों से पली बढ़ी जा रही है। तुम्हें यह शर्त माननी होगी, और जो भी परिणाम आए वही हमारी अदालत की कहानी बन जाएगी। दरबार के सभी लोग कैनवास पर घूंट घूंट कर पानी पीते हैं, जैसे अभी कुछ नया रंग आने वाला हो। बीरबल ने आराम से सिर हिलाया और कहा, जहां पनाह, आप जो भी शर्त रखें, बीरबल उसे जितना हो सके उतना ठीक ठीक निभाने की कोशिश करेगा। उनकी आवाज में मजाक था और आत्मविश्वास भी, ऐसी चीजें जो अक्सर मुश्किल को आसान बना देती हैं। अकबर की आंखों में चमक बढ़ी। वह आगे झुके और बोले, हमारी शर्त यह है कि तुम हमें एक ही समय में इतना हंसाओ कि हमारा पेट दुखने लगे, और साथ ही हमें ऐसा रुलाओ कि हमारी आंखों से आंसू निकल आए। हाँ, बस यही शर्त, हंसी और आंसू एक साथ। और हंसी और आंसू दोनों के बीच हम तुम्हें ऐसे प्रभावित होना चाहिए कि हम तुम्हें एक नई पहचान दें। दरबार भर की हवा अचानक खिंच गई। किसी ने सोचा यह मजाक है, किसी ने सोचा बादशाह ने झूठा सवाल किया है, किसी ने तो दरबार में बैठे बैठे अपनी टोपी भी उछाल दी। पर बीरबल की आंखों में न तो डर था न घबराहट, सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसा कोई जादूगर अपनी बांटी हुई नई तरकीब रखना चाहता हो। बीरबल ने उठकर कहा, जहां पनाह, यह शर्त जितनी विचित्र है उतनी ही मधुर भी है। पर याद रखें, जो दिल से निकलेगा वही दिल तक पहुंचेगा। मैं कोशिश करता हूं। उन्होंने अपनी अंगुली उठाकर हल्की सी तालीब करी और दरबार पर एक हल्की सी ठहाका गूंजा, ऐसा ठहाका जिसमें शरारत भी थी और विश्वास भी। बीरबल ने सबसे पहले अपनी बातों का आरंभ किया, कुछ ऐसे किस्सों से जो हंसी पर आधारित थे, छोटे छोटे व्यंग्य, अकबर के दरबार के कुछ मजेदार स्पंदन, और कुछ ऐसे हल्के ठहाके जो दरबारियों को हंसाने से ज्यादा खुद पर हंसा देते थे। अकबर हंस पड़े, दरबारी भी झके और तालियां बजने लगीं। पर बीरबल ने हंसी का दरवाजा बंद नहीं किया, बल्कि धीरे धीरे उसे एक खोल की तरह खोलते गए, जैसे कोई रेशमी पर्दा जो भीतर छुपी चीज को धीरे धीरे दिखाता है। फिर अचानक बीरबल का स्वर बदला। उन्होंने कथनी से करनी में छलांग लगाई और गंभीरता से कहा, जहां पनाह, क्या आप याद करते हैं उस दिन को जब आपके पिता ने पहली बार सिंहासन थामा था? आप तब बहुत छोटे थे और महल में हर चीज नई नई लगती थी। लोग आपको देखकर मुस्कराते थे, पर किसी ने यह नहीं सोचा कि आपके छोटे छोटे कदमों के पीछे कितना बड़ा भार होगा। अकबर की आंखों में नमी सी हल्की हल्की चमकी। वह उस समय की यादों में खो गए। बीरबल ने बिना रुके कहा, आपको याद है जब आप एक पेड़ की छाया में बैठे थे
और एक छोटे लड़के ने आपसे रोटी मांगी थी। आप उसे हंसाकर भगा देते रहे, पर फिर भी उसकी हालत आपके दिल के करीब रही। क्या आप याद करते हैं कि उस दिन आपके हाथ कितने भारी लगे थे? बीरबल की बातों में एक ऐसी नाजुकता थी जिसने अकबर के हंसते हंसते दिल पर एक चोट कर दी। कुचीली हुई पर परवाज में बदल गई। दरबार में एक अजीब सा मौन छा गया। लोग यह सोचने लगे कि बीरबल कैसे उन सुरों पर आते हैं जहां हंसी और दुख का मिलन होता है। बीरबल ने अपनी बातें और भी पास से बोली। वे अकबर के बचपन के किस्सों को ऐसे सुनाने लगे मानो उन्होंने हर चीज को अपने दिल से छुआ हो। अकबर की आंखों से आंसू निकलने लगे, पर उनकी मुस्कान भी चेहरे पर बनी रही, जैसे किसी ने घड़ी के बंद घड़ी में नया संगीत डाल दिया हो। वह हंस रहे थे और रो भी रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे बादशाह की अजीब शर्त थी। पर कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी था। बीरबल ने अचानक एक ऐसा किस्सा सुनाया कि दरबारियों के होठों पर हल्की सी चमक फिर से आ गई। एक ऐसा किस्सा जिसमें एक चुटकी सी बात ने पूरे दरबार को फिर से हंसा दिया। बीरबल ने बताया कि कैसे एक बार अकबर के करीब एक नौजवान दरबारी थे जो चश्मे पहनते थे, पर चश्मा उल्टा पहन लेते थे और खुद समझते थे कि सब सही है। सभी ने पिट्ठू हंसी मारी, अकबर भी हंस पड़े, पर उसी बीच उनकी हंसी में एक अजीब सी खड्ड बन गई, क्योंकि बीरबल ने उसी चुटकुले से पहले एक गंभीर प्रश्न रख दिया था। क्या हम अपनी कमजोरियां हंसी के साथ छुपा लेते हैं? अकबर धीरे धीरे उठे, उनकी नजरों में कुछ बदला हुआ था। वे बोले, बीरबल, तुमने सचमुच मेरी शर्त को पूरा कर दिया, मुझे हंसाया और रुलाया, दोनों ही साथ। पर अब बताओ कि यह कला तुमने कहाँ से सीखी? क्या यह सिर्फ बुद्धि है या फिर कुछ और भी? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहाँ पनाह बुद्धि तो मार्ग है, पर दिल का स्पर्श कला है। आप पहले हमें वही हंसी और वही आंसू दिखा चुके हैं, पर आपने आज जो चाहा वह यह था कि कोई आपकी आत्मा को छूकर उसी आत्मा से हंसाए और रुलाए। और यही मैंने किया। अकबर ने उनकी बातों को गुनगुनाया और मुस्कुराए। पर बीरबल की चाल अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, आपकी शर्त को और भी दिलचस्प बनाते हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं आज एक ऐसी कहानी सुनाऊं जिसमें पूरे राज्य का नाता जुड़ा हो? ऐसी कहानी जो हंसाए और रुलाए, पर वह कहानी आपकी प्रजा की हो। अकबर की आंखों में नई जिज्ञासा छा गई। वह बोले, हाँ, अगर तुम वह कहानी सुना सको तो मैं तुम्हें अपने खजाने का आधा भाग भी दे दूंगा। दरबार में फिर से तालियां बजीं और उत्साह की लहर दौड़ी। बीरबल ने एक ऐसी कहानी सुनानी शुरू की जो गांव की एक छोटी सी बस्ती से जुड़ी थी। उस बस्ती में एक बूढ़ी औरत रहती थी, नाम था मीरा। मीरा का घर छोटा था, पर उसका हंसना भारी था। उसकी हंसी सूखते हुए खेतों में भी पानी बना देती थी। पर एक साल सूखा पड़ा और गांव की फसलों ने सिर झुकाए रख दिए। लोगों की आंखों में चिंता और तनाव भर गया। मीरा ने यह देखा और उसने गांव वालों की हंसी लौटाने की ठान ली, पर उसके पास पैसे नहीं थे, सिर्फ एक पुराना गांव का पुराना डेरा और कुछ यादें। उसने लोगों के लिए खाना बनाया, बच्चों को कहानियां सुनाईं और बड़े बुजुर्गों के लिए गीत गाए। धीरे धीरे गांव के चेहरे में हल्की मुस्कान आई, पर फिर भी कोई बड़ी खुशी नहीं आई, क्योंकि दिलों में एक गहरी चोट थी, खेतों की सूखी मिट्टी की तरह। बीरबल ने आंखें बंद कर लीं और झटपट मुस्कुराकर कहा, मीरा ने एक दिन गांव की खिड़की पर चिराग जला दिया और बोली, अगर यह चिराग हमें हंसा सकता है तो हम रो भी पाएंगे। लोगों ने पूछा, कैसे? मीरा बोली, हंसी से हमें वह शक्ति मिलेगी कि हम फिर मेहनत करें, और रुलाने से हमें अपने दुखों को पहचानकर उनके हल की ओर बढ़ना सीखेंगे। दरबार के लोग मीरा की बात सुनकर सोचने लगे। बीरबल ने आगे बताया कि मीरा ने गांव के लोगों के साथ मिलकर एक त्योहार रखा। उसी त्योहार में सब ने अपने दुखों को खुलकर बांटा और फिर उन पर हंसना भी शुरू किया। हंसी आई, पर आंसू भी आए,
आंसू इसलिए क्योंकि लोगों ने उन पलों को भी याद किया जो खो चुके थे, पर उसी याददाश्त ने उन्हें काम करने की प्रेरणा दी और अगले साल की फसल अच्छी हुई। अकबर की आंखों में चमक थी। वे धीरे धीरे उठे और बोले, यह कहानी तो सचमुच कमाल की है। तुमने हमें हंसाया, रुलाया और शिक्षा भी दे दी, और वह भी बिना उपदेश दिए। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, शिक्षा और हंसी का सिला वही समय देता है जो दिल के साथ जुड़ा हो। आज आपकी शर्त मैं मान गया, पर असली जीत तो उस गांव ने पाई जहां हंसी और आंसू ने हाथ मिलाया। दरबारियों ने तालियां बजाईं और बादशाह ने बीरबल को अपने बाहरू अंगूठी दी, सम्मान के साथ। पर बीरबल ने मना कर दिया और कहा, जहां पनाह, मेरी कोई चाहत नहीं, पर मैं चाहता हूं कि आज जो कुछ भी हुआ वह आपकी प्रजा के लिए एक संदेश बनकर रहे कि जीवन में हंसी जरूरी है और आंसू भी, दोनों एक दूसरे के साथी हैं। अकबर ने उनकी बात पर हाथ थाम लिया और कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। आज तुमने मेरी अजीब शर्त को पूरा करके दिखाया कि शब्दों में जादू होता है, पर असली जादू तो दिलों में होता है। लेकिन कहानी में एक और मोड़ था। बीरबल ने दरबारियों को आखिर में एक आखिरी खेल दिखाया। उन्होंने एक नकली खेल खेला जिसमें दरबारियों को खुद के जीवन से जुड़ी कुछ सच्चाइयों को स्वीकारना पड़ा। वे हर किसी को आईने के सामने बैठाते और कहते, हंसो और रो, दोनों दिखाओ। लोग पहले हिचकिचाए, पर धीरे धीरे जब उन्होंने अपने भीतर की सच्चाइयों को बाहर निकाला तो उनमें एक नई हल्की सी रोशनी आ गई। जो चीजें उन्हें गवा देती थीं, वे फिर कभी डरने वाली नहीं रहीं, क्योंकि उनके साथ हंसी भी जुड़ गई थी और हंसी ने उन दुखों को छोटा कर दिया। अंत में अकबर उठे और बोले, आज तुमने न केवल मेरी शर्त को निभाया बल्कि हम सबको यह समझाया कि मानवता में हंसी और आंसू दोनों का स्थान है। हमें अपनी प्रजा के दुखों को जानना चाहिए और उन्हें हंसाना भी आना चाहिए, क्योंकि हंसी उन्हें लचीलापन देती है और आंसू उन्हें सच्चाई का सामना कराते हैं। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, यही तो असली न्याय है, जो दिल को छू ले और उसे सच्चा कर दे। दरबार के बाहर शाम उतर आई थी। महल के दीपक एक एक करके जल उठे और आसमान में कुछ बादल ऐसे खेले कि मानो धरती पर खड़े हर इंसान को आलिंगन कर लें। लोगों के मन में आज की घटना का असर गहरा था। किसी ने सोचा कि यह महज एक प्रदर्शन था, किसी ने माना कि यह कला थी, पर अधिकांश ने महसूस किया कि आज उन्होंने कुछ नया सीखा, हंसी और आंसू का सुंदर संगम। बीरबल का नाम उस रात और भी गूंजने लगा। लोग उनके इंसानियत और बुद्धिमत्ता की मिसाल देने लगे। अकबर ने भी महसूस किया कि शासक के पास केवल बंदूक और फरमान नहीं होते, उसके पास हंसी और आंसू को समझने की भी ताकत होनी चाहिए। कहानी का असली मजा तब आया जब अगले दिन एक किसान महल के दरवाजे पर आया। वह किसान वही था जिसकी मीरा के गांव की फसल थी। उसने आने के बाद अकबर से कहा, जहां पनाह, आपकी हंसी और आपकी आंखों के आंसू ने हमें नई उम्मीद दी। हमने अपने खेतों में मेहनत की और फसल अच्छी आई। यह सब उस दिन की वजह से था जब आपने और आपके दरबार ने हमारी बातें सुनी। अकबर ने उस किसान को गले लगाकर कहा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बीरबल चुपके से खड़े थे और आंखों में हल्की मुस्कान लिए हुए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी कला ने किसी की जिंदगी बदली है। समय के साथ यह घटना एक लोक कथा बन गई, स्कूलों में सुनाई गई, मेलों में गूंजी और बाजारों में ताली बजने लगी। लोग बीरबल की तारीफ करते हुए कहते कि उन्होंने अकबर की अजीब शर्त को ऐसे पूरा किया कि हंसी और आंसू दोनों एक साथ आए और दोनों से जीवन समृद्ध हुआ। बीरबल ने यह साबित कर दिया कि बुद्धिमत्ता सिर्फ सवालों के जवाब देने की नहीं होती, यह तो उस कला की भी पहचान है जो दिल को छू ले और सबको एक साथ जोड़ दे। कभी कभी जब महल की छत पर रात गहरी होती और चांद अपने पूरे कोमल रूप में चमकता, अकबर बीरबल के पास आते और कहते, बीरबल, आज फिर से वही शर्त रखूं? क्या तुम्हें फिर से वही करना होगा?
बीरबल मुस्कुराकर कहते, जहांपनाह, हर दिन नई शर्त होती है, पर अगर आप चाहें तो मैं फिर हंसाने और रुलाने की कोशिश करूंगा। और अकबर हंसकर कहते, पर आज की तरह ही दिल छू जाने वाला होना चाहिए। बीरबल झट से सर हिलाते और कह देते, ठीक है जहांपनाह, अगली बार मैं आपको किसी नई ग्रामीण की कहानी सुनाऊंगा। फिर वे दोनों हंसते और एक दूसरे की आंखों में इंसानियत की एक नई चमक देखते। यही तो असली मकसद था, न सिर्फ दरबार में तख्त की चमक, बल्कि प्रजा की मुस्कान और आंसू दोनों की कदर करना। बीरबल ने अकबर की अजीब शर्त को सिर्फ स्वीकार नहीं किया, उसने उसे एक सबक में बदला। यह सिखाया कि जीवन में आनंद और वेदना साथ साथ चलते हैं, और जिसने इन दोनों को गले लगाया वही सच्चा विजयी हुआ। और इस तरह अकबर की सबसे अजीब शर्त ने महल की दीवारों के भीतर एक गहरी बात छोड़ दी कि हंसी और आंसू दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और जो सिक्का दिल का है वही असली है। कहानी में चाहे कितने भी लोग आएं, चाहे कितनी बार बदलें, पर हर बार जब कोई बीरबल सा व्यक्ति सामने आता है, वह वही जादू दिखा देता है, लोगों को हंसाना, उन्हें रुलाना, और फिर उनको उस हंसी और आंसू के बीच अपनी असली ताकत दिखाने की प्रेरणा देना। अकबर ने यह समझ लिया कि शासन की सबसे बड़ी कला यह है कि जो भी प्रजा का दर्द हो उसे सुनो, और जो भी खुशी हो उसे बांटो। बीरबल ने यह कर दिखाया, और इसलिए आज भी लोग उनकी मिसाल देते हैं कि कैसे एक शर्त ने पूरे राज्य की सोच बदल दी। और इस कहानी का अंत, इसका अंत बस एक मुस्कान और एक आंसू के साथ होता है, जैसे कोई गाना जो खत्म होते होते सबको गुनगुनाने पर मजबूर कर देता है। अकबर और बीरबल की महल की खिड़कियां आज भी उस दिन की हल्की सी गूंज सुनती हैं। लोग कहते हैं कि जब कभी दरबार में कोई कठोर फैसला आता है, बीरबल के चेहरे पर वही शांत मुस्कान और वही चमक उभर आती है, और अकबर की आंखों में भी कभी कभी एक नर्म सा आंसू छिपा दिखाई दे जाता है, जो बता देता है कि उन्होंने भी सीखा है, हंसी और आंसू दोनों को साथ रखना ही जीवन की सच्ची कला है। ठहाका भी लगा और आंसू भी आए, और इस तरह बीरबल ने अकबर की सबसे अजीब शर्त को न केवल माना, बल्कि उसे वह अर्थ दिया जो सदियों तक याद रखा जाएगा। जब बीरबल ने अकबर के दरबार में सबको चुप कर दिया। दरबार की सुबह किसी भी दूसरे दिन से अलग नहीं थी। महल के ऐतिहासिक गलियारे वैसे ही खामोश थे। दरबारियों के कदमों की छन छन, चूने की दीवारों पर पड़ती धूप की पतली पट्टियां और महल के पेड़ों से आती मंद हवा। पर उस दिन एक हल्की सी बेचैनी पूरे महल में फैली हुई थी, मानो कोई अनकहा सवाल हवा में तैर रहा हो और सब उसकी आवाज सुनना चाहते हों। अकबर के चेहरे पर वह सोच की थरथराहट उन दिनों अक्सर दिखाई देती थी। कभी कभी वह चुप रहते, कभी मुस्कुरा देते और कभी अचानक किसी अजीब से फैसले की घोषणा कर देते। आज भी उनकी नजरें गंभीर थीं, पर उस गंभीरता में एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी ने दरबार के भीतर की आवाजों को थामने की ठानी हो। बीरबल अपनी सादी पोशाक में हल्की सी मुस्कान लिए दरबार में पहुंचे। उनकी चाल में वही शान थी जो किसी अनुभवी खिलाड़ी के कदमों में दिखती है, न तेज न धीमी, पर हर कदम सोच समझ कर रखा गया। जब बीरबल आए तो अकबर ने उनकी ओर देखा और धीमे से कहा, आज दरबार बहुत चहल पहल में है। हर कोई बोल रहा है, पर कोई सुनता नहीं। क्या तुम कुछ ऐसा कर सकते हो कि सब लोग एक ही बार में चुप हो जाएं और सुने? यह सवाल सुनते ही दरबार में हल्की सी हलचल हुई। कुछ लोग हंसे, कुछ ने सोचा कि यह अजीब सी रॉयल मांग है, पर बीरबल की आंखों में वही पुरानी चमक थी, मानो वे पहले ही उस सवाल का जवाब जानते हों। बीरबल ने हठीली मुस्कान से कहा, जहांपनाह, जब आपने कहा है तो बीरबल कुछ ऐसा करेंगे कि आज सबकी जुबान थम जाएगी। पर उसके लिए मुझे पहले कुछ मिनटों की पूरी आजादी चाहिए। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, पर चेतावनी दूं, अगर तुम फेल हुए तो तुम्हारा दांव बड़ा होगा। बीरबल ने झट अपना सर झुकाया और बोले, जहांपनाह, आपके आदेश मेरे लिए शान की बात हैं।
फिर वे उठे और दरबार के बीचों बीच चले गए, जहां सभी दरबारी जमा थे और हर कोई अपनी बात कहने को आतुर था। बीरबल ने कुछ कदम आगे आकर कहा, आज मैं आप लोगों को एक खेल खिलाऊंगा, पर यह खेल शब्दों का नहीं, सुनने का होगा। जो कोई भी मेरी कहन के बीच बोलेगा, उसे पुरस्कार नहीं मिलेगा, और जो चुप रहेगा और सुनकर समझेगा, उसे बादशाह खास इनाम देंगे। दरबारियों ने उत्सुकतापूर्वक अपने अपने चेहरे फेर लिए, कोई उत्साह दिखा रहा था तो कोई संदेह। कुछ दरबारियों ने सोचा कि शायद यह कोई नई सी तारीकी चाल है, कुछ ने सोचा कि बीरबल फिर अपनी बुद्धिमत्ता दिखाकर अकबर की तारीफ करवाएंगे। पर बीरबल ने एकदम शांत आवाज में कहा, हम पहले कुछ समय के लिए सबको कहेंगे कि सुना जाए, और फिर मैं आपसे कहूंगा कि किसने सच में सुना और किसने नहीं। बस एक शर्त, जो भी बोलता है वह नदारद हो जाएगा। यह सुनकर कुछ के चेहरे पर डर की मिठास और कुछ पर उत्सुकता की चमक उभरी। अकबर ने थोड़ी बनावट में मुस्कुराकर कहा, ठीक है बीरबल, हम देखना चाहते हैं कि तुम्हारे खेल में क्या है। फिर बीरबल ने सबको ध्यान से देखा और धीमे धीमे अपनी बात शुरू की। वह ऐसा नहीं बताते थे कि वह क्या करेंगे, उनकी कला यही थी कि वे अचानक किसी ऐसे मोड़ पर आ जाए जहां सब कुछ स्पष्ट हो जाए। उन्होंने अपने शब्दों की कतार जोड़नी शुरू की, पर उनकी बातों में कोई सीधी मजाक उड़ाने वाली बात नहीं थी। वे सिर्फ अपनी आवाज का खेल कर रहे थे, मीठी, गंभीर, मधुर, कभी कभी नर्म, कभी कभी तेज, पर हर शब्द में एक निवेदन था, सुनो। बीरबल ने सबसे पहले एक छोटी सी कहानी सुनानी शुरू की। कोई महान युद्ध नहीं, कोई राजसी नाटक नहीं, बस एक साधारण सा किस्सा एक छोटे से गांव के बारे में, जहां हर कोई बोलता रहता था पर कोई सुनता नहीं था। कहानी में गांव के लोग अखबारों जैसे शोर में डूबे रहते थे, एक दूसरे से बातें करते, पर किसी की बात दिल तक नहीं जाती। गांव के बूढ़े से एक दिन थक कर बोले कि अगर किसी ने किसी की बात सही से सुनी होती तो शायद गांव बच जाता। कहानी की बातों में एक अजीब सा सुख था, जैसे कोई पुराना गीत जो हल्की सी पीड़ा के साथ दिल में उतरता है। दरबार में कुछ लोग हंसे, कुछ ने अपनी हंसी को दबाया, पर ज्यादातर ने आंखें जमी रखीं और सुनना शुरू कर दिया। फिर बीरबल ने कहानी में ऐसे मोड़ ला दिया कि जहां कहीं हंसी खींचती थी, वहां तुरंत उसके सामने एक नम आंख निकल आती। वह बताते जाते कि गांव के खुशहाल दिन कैसे सूख गए, कैसे खेत खाली पड़े और कैसे बच्चों की हंसी का रंग फीका हुआ। पर कहानी में अचानक ही एक बच्चे का जिक्र आया जो चुपचाप सब कुछ सुनता था और फिर सारी बातों को दिल पर रखकर कुछ कर दिखाता। उस बच्चे की नर्म मासूमियत ने दरबारियों के चेहरों को छू लिया, कुछ की आंखें चमकीं, कुछ ने थोड़ी सहलाई और कुछ चुप रह गए, सुनते सुनते। बीरबल की बातों में एक जादू था, वे बात नहीं करते थे, वे महसूस करवाते थे। उनकी आवाज में वह वहलापन था कि सुनने वाला खुद को उस गांव में महसूस करने लगता। जब बीरबल कुछ देर तक कहते रहे, तब दरबारियों का शोर धीरे धीरे थमा। एक एक कर उनकी जुबानें बंद होती गईं, जैसे किसी ने हवा का एक एक पर्दा धीरे धीरे बंद कर दिया हो। पहले कुछ लोग यह सोच रहे थे कि यह केवल कहानी सुनने की शालीनता है, पर जब बीरबल ने अचानक चुप्पी का आदेश नहीं दिया और फिर भी सबने बोलना बंद कर दिया, तब सभी हैरान रह गए। जहां पनाह के चेहरे पर भी एक थोड़ी हैरानी थी, वे खुद भी यह देखने के लिए उत्सुक थे कि बीरबल ने कैसे अपने शब्दों से सभी की बातों को रोक दिया। बीरबल ने फिर एकदम से अपनी कहानी छोड़कर दरबार की ओर देखा और कहा, देखा आपने, जब कोई सच्ची बात कहता है तो आवाज खुद ब खुद शांत हो जाती है। पर हम क्यों चुप रहते हैं? क्या इसलिए कि सच सुनने में दर्द होता है, या इसलिए कि हम खुद को दिखावा करने में व्यस्त हैं? यह प्रश्न सुनकर कुछ लोगों के गाल लाल हो गए, कुछ ने आंखें झपकाईं और कुछ ने अपने आप को पकड़ा हुआ महसूस किया। पर बीरबल ने वहां रुके बिना कहा, मैं आज सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि सुनने के भी कई रूप होते हैं, कान से सुनना, दिल से सुनना
और कभी कभी अपनी गलती को सुन लेना भी सुनना ही होता है। उनकी आवाज में कोई डांट नहीं थी, पर इतनी गर्मी थी कि सभी के पैरों के नीचे जमीन बदल जाती सी लगी। दरबार में बैठा एक बड़ा जमींदार, जो हमेशा अपनी बातों से सबको दबा देता था, अचानक अपने आप को असहज महसूस करने लगा। उसकी आदत थी कि अगर उसकी बातों को नजरअंदाज किया जाए तो वह जोर शोर से अपना वर्चस्व जताता, पर आज वह भी चुप था। किसी ने साफ देखा कि कैसे उसके होंठ खुद ब खुद बंद हो गए। बीरबल ने नजरें फिर उसी जमींदार पर टिकाई और धीरे से कहा, जो शब्द आज तुम्हारे होठों पर आते हैं वे क्या हमेशा सच होते हैं? क्या तुमने कभी किसी की बात सुनी है बिना उसे काटे? शुक्र रहे हो कि तुम्हारी सुनवाई में सबसे ज्यादा है, पर चुप्पी में भी बहुत कुछ दिखता है। यह कहकर बीरबल ने धीरे धीरे आंखें बंद कर लीं, पर उनकी बातों का असर दरबार के हर कोने में फैल गया। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि दरबार का हर सदस्य अपने भीतर झांकने लगा। किसी की जुबान खुली नहीं, किसी की आंखें नम थीं, किसी ने पैरों को सिकोड़ लिया, पर सभी चुप थे। यह चुप्पी डरी हुई चुप्पी नहीं थी, यह एक प्रकार की आत्मनिरीक्षण की चुप्पी थी, जिसमें हर कोई अपने भीतर की आवाज सुनने लगा। बीरबल ने बस देखा और समय का इंतजार किया। उन्होंने किसी पर दबाव नहीं डाला, न ही किसी को धमकाया, बस उनकी बातों का असर धीरे धीरे लोगों में उतर गया। फिर अचानक जब पूरा दरबार चुप था, बीरबल ने अपनी पीठ पर से एक छोटा सा दफ्तर निकाला और कहा, अब मैं आप सबको एक सवाल पूछूंगा, कौन बताएगा कि चुप्पी का सबसे बड़ा लाभ क्या है? दरबार में हल्की सी सिहरन हुई। लोग आपस में आंखें मिलाकर देखते रहे, पर किसी ने कुछ कहा नहीं। तब बीरबल ने कहा, मैं देखता हूं कि आज आप सबने चुप्पी को अपनाया है, पर क्या आप समझते हैं कि चुप्पी सिर्फ मौन नहीं, बल्कि समझ का एक संकेत है? जब तुम चुप रहते हो, तब तुम सीखते हो, और जो सीखता है वह बदल सकता है। इस बात पर अकबर की आंखों में गर्व की एक चमक आई, पर वे भी बोलने से पहले थोड़ी देर चुप रहे, क्योंकि आज उन्हें भी खुद को सुनना था। बीरबल ने फिर सबको एक छोटी कसरत कराई, कोई बड़ा उपाय नहीं, बस एक छोटी सी आज्ञा। उन्होंने कहा, अब मैं आप सबको कहता हूं कि अगले 5 मिनट तक कोई भी अपना नाम न बोले, कोई भी अपने बारे में कोई बड़ा दर्जा गुणगान न बताए, और कोई भी किसी को कटाक्ष न करे। केवल सुनो, किसी की भी बात पूरी सुनो, बिना बीच में टोके। यह सरल सा आदेश सुनने में आसान लगा, पर अभ्यास कठिन था। दरबारियों की आदतें ऐसी थीं कि वह किसी को बीच में काटते, कोई सवाल उठाता या फिर किसी की बात का मजाक उड़ाते, पर आज सबने खुद को रोका। यह पहला फला बार था जब दरबार की ऐसी भीड़ इतनी देर शांत रही कि लोगों को अपनी आदतों का एहसास हुआ। 5 मिनट, फिर 10 मिनट, समय धीरे धीरे बीतता गया। कुछ समय बाद बीरबल ने कहा, अब बताइए, आपने क्या पाया? पहले तो लोग घबराए, उन्हें अपने भीतर का सामना करना कठिन लगा। पर जैसे जैसे उन्होंने देखा, उन्हें कुछ नया दिखा। किसी ने महसूस किया कि उसने दूसरों की बात सुनकर उनकी पीड़ा समझी, किसी ने देखा कि उसने अपनी बात कहने से पहले ठीक से सोचा, और किसी ने अपने घमंड को झुकते देखा। चुप्पी ने उनमें से कई को सिखा दिया कि सुनना भी एक तरह की ताकत है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, शब्दों से बड़ा समय है समझ का समय। आज हमने शब्दों को थोड़ी देर के लिए रोक दिया और उन्हें समझने का मौका दिया। उसी से समाज का बड़ा रुख बनता है। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब बीरबल ने दरबारियों से कहा कि अब वे एक एक कर जो कुछ कहना चाहते थे वह लिख कर दें। पहले तो कई लोगों ने आश्चर्य जताया, लिखना? पर बीरबल ने कहा, हाँ, लिख कर दो, फिर हम पढ़ेंगे और सुनेंगे। लोग लिखने लगे। कुछ ने छोटे छोटे नोट लिखे कि वे किस पर नाराज हैं, कोई अपनी कोई मांग लिखता, कोई अपनी प्रतिष्ठा का बचाव। जब सबने अपने अपने पत्र दिए तो बीरबल ने उन्हें पढ़ना शुरू किया, पर उनके पढ़ने का ढंग भी अलग था।
उन्होंने न शब्दों को ताने दंगे के साथ पढ़ा, न किसी का मजाक उड़ाया। उन्होंने हर पत्र को देखकर पहले उसके लेखक की आंखों में देखा, फिर शब्दों को समझा। और जब उन्होंने उत्तर देने लगे तो हर उत्तर में सम्मान था, फिर भी उन उत्तरों में सच्चाई की झलक थी। एक जमींदार का पत्र पढ़ते हुए बीरबल ने कहा, तुमने अपने पत्र में लिखा कि तुम्हें लगता है कि जो छोटे व्यापारी हैं वे तुम्हें नीचा दिखाते हैं। पर क्या तुमने कभी सोचा कि उनका संघर्ष उसी भूमि का फल है जिसे तुम बांटते हो? अगर तुम उन्हें काम दो और उनकी काबिलियत को पहचानो तो वे तुम्हारे लिए और मूल्य पैदा करेंगे। जमींदार के चेहरे पर झटका सा लगा। वह यही चाहता था कि उसकी बात सुनी जाए और कोई उसकी बात को सहे, पर बीरबल ने उसे उस बात के साथ सामना कराया जिससे वह बचता आया था। जमींदार ने धीरे से कहा, शायद तुम सही कह रहे हो, यही चुप्पी का असर था। लोग अपनी कमियों को स्वीकारने लगे थे, बिना किसी बड़े शोर के। सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब दरबार का सबसे बड़ा तर्कवादी, जो हमेशा किसी की बात काटता और अपनी वाद विवाद कूटता, उसने भी पत्र लिखा और उसमें लिखा कि उसे लगता है कि वह सही है और सब गलत। बीरबल ने उसका पत्र पढ़ते हुए कहा, तुम्हारे पास ज्ञान है, पर क्या ज्ञान के साथ दया है? क्या तुमने कभी सुना है कि ज्ञान नहीं, दया ही किसी समाज को जोड़ती है? उस तर्कवादी की आंखों में कुछ चमक आई। वह शायद पहली बार था जब किसी ने उसके ज्ञान के साथ उसकी मानवता का सवाल उठाया। उसने कुछ क्षण चुप्पी साधी और फिर बोला, बीरबल, तुम्हारी बात ने मुझे झकझोर दिया। मैं जानता हूं कि मैंने कई बार बातें चुभाई हैं। इस तरह चुप्पी ने अधिकतर लोगों का आत्ममूल्यांकन करा दिया। समय के साथ यह अभ्यास रोज का नियम बनता गया। दरबार में हर बुधवार को चुप्पी का 5 से 10 मिनट का सत्र रखा जाने लगा। लोग इसे मजाक समझकर आते, पर धीरे धीरे वे समझने लगे कि इसमें उनके लिए कितना लाभ है। वे अधिक ध्यान से सुनने लगे, अधिक समझने लगे, और जिस तरह उनकी जुबान पहले झट से उतरती थी, अब वह पहले सोचकर निकलती। दरबार का माहौल बदलने लगा। पहले जहां छल, तकरार और तेज तर्रार बहसें चलती थीं, वहां अब शांत संवाद और सम्मानित तर्क चलने लगे। अकबर ने यह बदलाव देखा तो वह खुद भी चुप्पी के महत्व को समझने लगे। वे अब न केवल शासन करते थे, बल्कि सुनते भी थे। कई वर्षों बाद जब लोग बीरबल की यह चाल याद करते हैं तो वे हंसते हुए कहते हैं कि बीरबल ने सिर्फ हंसी और चाल से नहीं, बल्कि चुप्पी से भी सबको चुप करा दिया था। क्योंकि जब इंसान सुनना सीखता है तो वह बोलने से पहले सोचता है, और यही सोच किसी भी जगह की असली ताकत होती है। महल के बच्चे जब बड़े होकर कहानियां सुनते तो कहते कि बीरबल का सबसे बड़ा जादू यह था कि वे लोगों को अपने भीतर की आवाज सुनना सिखा देते थे, और वही आवाज अक्सर सच बोल देती है। और इसीलिए जब भी तुम सुनते हो कि किस्म किस्म की बातें होने लगी हैं और लोग केवल अपनी अपनी आवाजें बढ़ा रहे हैं, तो याद रखना, बीरबल का वह दिन शायद अभी भी कहीं महल की छतों पर गूंजता होगा, जहां एक आदमी ने सिर्फ शब्दों के बजाय सुनने की हिम्मत दिखाई और पूरी दरबार को चुप करा दिया। जब बीरबल ने सबको चुप कर दिया था तो उसने सिर्फ मौन नहीं थमाया था, उसने उन आवाजों को जगाया था जिन्हें सुनकर महल और प्रजा दोनों बेहतर हुए थे। और ऐसी चुप्पी की गूंज जो भीतर से निकले और बाहर तक पहुंचे, वह किसी भी साम्राज्य की सबसे बड़ी पूंजी बन जाती है। दरबार की सुबह वैसे तो हमेशा कुछ अलग ही रंग लिए आती थी, पर उस दिन हवा में एक अजीब सी सख्त चुभन थी, जैसे बादल आने से पहले की सूनी खामोशी। महल की ऊंची ऊंची खिड़कियों से छनती धूप पुराने कालीनों पर धीरे धीरे फैल रही थी, और महल की दीवारों पर लगे उन चित्रों की आंखें मानो हीरों की तरह चमक रही थीं। पर अकबर के चेहरे पर जो चमक थी वह किसी राजसिक आनंद की नहीं, बल्कि किसी अनजाने डर और उलझन की थी। वह उठकर खिड़की के पास आया, बाहर के बगीचे को निहारने लगा। पेडालियां जैसे उसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थीं, पर हवा ने उनकी बातें निगल ली थीं।
बीरबल दरबार में समय से पहले पहुंच गया था, पर उसकी आंखों पर वही चिपचिपी मुस्कान थी जो हमेशा रहती थी, न बहुत मुखर न बहुत शांत, बस ऐसी कि जिसमें किसी भी मुश्किल का हल छिपा हो। बीरबल का नाम लेते ही दरबारियों के चेहरों पर तरह तरह के इशारे उभरते। कोई सोचता कि आज फिर कौन सा प्रश्न होगा, कोई उम्मीद करता कि आज कुछ मजेदार सुनने को मिलेगा। पर बीरबल उस दिन कुछ विचित्र सोच में डूबा हुआ था, जैसे किसी ने उसके दिमाग में कोई बड़ा सवाल छोड़ दिया हो और वह उसका हल निकालने के इरादे से बैठा हो। अकबर का दरबार हमेशा बातों का युद्ध स्थल रहा था। समझौते, झगड़े, समारोह, सजा और इनाम के बीच अक्सर ऐसी घटनाएं घटती जो इतिहास की धड़कनों में बस जातीं। पर उस दिन की घटना ऐसी थी कि बादशाह के मन में खुद को झुकाने का एहसास घर कर गया, और वह एहसास केवल किसी राजनैतिक जीत के कारण नहीं, बल्कि एक मानवीय सत्य के सामने था जो ज्यादा बड़ा था। लोग बाद में कहते रहे कि कभी कोई तलवार नहीं मरोड़ी गई, न कोई जंग जजी, पर एक मुस्कान ने, एक सत्य ने और एक साहस ने अकबर को खुद झुकने पर मजबूर कर दिया, और उस झुकने का दृश्य वर्षों तक लोगों के मुंहों पर कहानी बनकर घूमता रहा। वह सब कुछ एक छोटे से गांव की परछाई की तरह शुरू हुआ। महल के पास ही एक छोटा कस्बा था। वहां के लोग अक्सर बाजार में आते और अपने माल की साज सज्जा करते। पर उस कस्बे में एक बूढ़ा कारीगर रहता था। नाम था चंद्रदास। चंद्रदास बहुत सीधा साधा आदमी था। उसने अपनी जिंदगी में कई चीजें बनाई, कपट, बर्तन, किसी की बीड़ी का कागज। वह अपने हाथों से काम करता और अपने काम से इज्जत कमाता। पर जिंदगी ने उसे एक बारीक दुख दे रखा था। उसका एक बेटा था जो कई साल पहले किसी बीमारी से चल बसा था, और चंद्रदास की आंखों में उस दिन की हंसी वह बदल चुकी थी। वह रोज महल के आंगन में आता, कुछ बेचा करता और अपनी थकान की कहानियां किसी भी सुनने वाले को आराम से सुना देता। एक दिन चंद्रदास बाजार में बोलते बोलते अक्सर की तरह अपने पुराने दोस्त से मिला। दोस्त ने बताया कि उसके पास एक पुरानी साज है जिसे वह बेचना चाहता है। किसी ने उसे महल के संगीतगृह में बजाने के लिए कहा था और वे लोग उसे भेजने की तैयारी कर रहे थे। चंद्रदास ने एक नज़र उस साज पर डाली और उसकी पुरानी तारों में अपने बेटे की याद महक रही थी। उसने सोचा कि क्यों न वह भी महल के संगीतगृह में जाकर कुछ दिन के लिए अपनी कला दिखाए, शायद उसकी बातों की आवाजें फिर से सुनवाई दें। पर किस्मत वही थी कि महल में कई दरबारी होते हैं और महल के दरवाजे हर किसी पर खुलते नहीं। हालांकि चंद्रदास ने ठान लिया कि वह जरूर कोशिश करेगा। चंद्रदास महल तक पहुंचा तो दरबार में रौनक नहीं थी। कुछ जटिल बीते दिनों के फैसलों की खबरें हर तरफ चर्चा का विषय बनी हुई थीं। अकबर ने हाल ही में एक कदम उठाया था जिसे कुछ लोग सराह रहे थे और कुछ लोग कटघरे में खड़े कर रहे थे। उसने कुछ अमीर जमींदारों के फैसलों पर ध्यान देते हुए उनकी जमीनों का पुनर्विपणन करने का आदेश दिया था ताकि छोटे किसान को लाभ मिले। जमींदारों और अमीर अभिजातों में यह कम पसंद किया गया। कुछ लोगों ने दरबार में अकबर की निंदा की, कुछ उसे बुद्धिमत्ता न मानकर उखाड़ने की बात करने लगे। ऐसे में चंद्रदास का छोटा सा बयान महल में नाकारा समझा गया। उसे किसी ने दरबार तक पहुंचने नहीं दिया। पर चंद्रदास ने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि शायद कोई दरबारी उसकी बात सुने, शायद कोई दरबारी उसकी कला को सराहे और शायद उसी के जरिए उसे पुरानी यादों की मिठास मिले। एक दिन चंद्रदास की छोटी सी दुकान में एक नीली चादर ओढ़े हुए एक लड़की आई। उसका नाम मीरा था। मीरा की आंखों में एक अनूठा साहस था और उसने कहा कि वह अकबर के दरबार में जाकर कुछ कहना चाहती है, पर अकेले वह दरबार तक नहीं पहुंच सकती। चंद्रदास ने धीरे धीरे कहा, बेटी, अकबर के दरबार में केवल वे लोग जा पाते हैं जिनके पास चिट्ठी हो, और हमारे पास कोई चिट्ठी नहीं। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन हमारे पास सत्य है और सत्य का रास्ता खुद ब खुद खुल जाता है।
इस तरह मीरा और चंद्रदास ने मिलकर एक योजना बनाई। वे मिलकर दरबार पहुंचेंगे, अपनी सादगी और अपनी सच्चाई के साथ। मीरा की हिम्मत में एक जादू था, वह किसी से डरती नहीं थी, और उसका छोटा सा साहस चंद्रदास के भीतर एक नया उत्साह जगा गया। वह दिन अकबर के दरबार में बहुत हलचल थी। कुछ बड़े जमींदारों ने अपनी बात खोल दी थी, कुछ दरबारी अपनी अपनी दलीलें दे रहे थे। अकबर, जो सोचा करते थे कि राष्ट्र की भलाई सर्वोपरि है, इस बहस में अधिक गंभीर दिखाई दे रहे थे। तभी खिड़की के पास से दो साए दरबार की ओर आते हुए दिखे, मीरा और चंद्रदास। कुछ दरबारी हंसे, कुछ ने उन्हें मिट्टी की कीमत तक न आंका, पर बीरबल ने उन पर नजर डाली और उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक उभर आई। उसे पता था कि इन सामान्य चेहरों के भीतर कुछ ऐसा है जो दरबार को झकझोर देगा। अकबर ने भी उनका सबूत देखा, पर दरबार के नियमों के अनुसार हर किसी को तुरंत सुनना मुमकिन न था। मीरा ने बिना किसी डर के आगे बढ़कर कहा, जहां पनाह, मेरा नाम मीरा है और यह चंद्रदास हैं। हम यहाँ आपके दरबार में बस एक बात कहना चाहते हैं। हमारी जमीनों को जिन बड़े लोगों ने हड़प रखा है, वे हमारी जिंदगी छीन रहे हैं। हमें न्याय चाहिए। आवाज साफ, शब्द सीधे और आंखों में सच्चाई थी। दरबार में हल्की सी फुसफुसाहट हुई। कुछ ने सोचा कि यह मामला छोटा है, किसी ने उसकी उपेक्षा की, पर बीरबल ने तुरंत कहा, जहां पनाह, इन्हें सुनना चाहिए। जब आवाज छोटी हो तब ज्यादा जरूरी होता है कि उसे सुना जाए। अकबर ने अपनी कड़ी निगाहों से देखा। उसने दरबारियों से कहा कि यह मामला सुना जाए, पर अमीरों का विरोध जोरों पर था। कुछ लोग बोले कि ऐसे लोगों की बातें राजकाज का मुद्दा नहीं हैं, और कुछ ने तो यह भी कहा कि यदि अकबर ने कमजोरों की सुनवाई की तो बड़े लोगों का दिल उदास होगा। पर अकबर के भीतर एक मानवीय संवेदना थी, वह अपनी प्रजा की भलाई चाहता था। उसने निर्णय लिया कि मामले की सुनवाई हो, और यदि जरूरत पड़ी तो वह खुद लोगों की जमींदारी के दस्तावेज पढ़ेगा। पर सुनवाई के दौरान कुछ परिस्थितियां ऐसी आईं कि अमीरों ने झूठे दस्तावेज और दबंगियों का सहारा लेना शुरू कर दिया। उनमें से कुछ ने नकली गवाह बुलाए, कुछ ने पैसे खर्चकर बैठक को प्रभावित करने की भी साम्राज्य की सबसे बड़ी पूंजी बन जाती है। दरबार की सुबह वैसे तो हमेशा कुछ अलग ही रंग लिए आती थी, पर उस दिन हवा में एक अजीब सी सख्त चुभन थी, जैसे बादल आने से पहले की सूनी खामोशी। महल की ऊंची ऊंची खिड़कियों से छनती धूप पुराने कालीनों पर धीरे धीरे फैल रही थी, और महल की दीवारों पर लगे उन चित्रों की आंखें मानो हीरों की तरह चमक रही थीं, पर अकबर के चेहरे पर जो चमक थी वह किसी राजसिक आनंद की नहीं, बल्कि किसी अनजाने डर और उलझन की थी। वह उठकर खिड़की के पास आया, बाहर के बगीचे को निहारने लगा। पेडालियां जैसे उसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थीं, पर हवा ने उनकी बातें निगल ली थीं। बीरबल दरबार में समय से पहले पहुंच गया था, पर उसकी आंखों पर वही चिपचिपी मुस्कान थी जो हमेशा रहती थी, न बहुत मुखर, न बहुत शांत, बस ऐसी कि जिसमें किसी भी मुश्किल का हल छिपा हो। बीरबल का नाम लेते ही दरबारियों के चेहरों पर तरह तरह के इशारे उभरते। कोई सोचता कि आज फिर कौन सा प्रश्न होगा, कोई उम्मीद करता कि आज कुछ मजेदार सुनने को मिलेगा। पर बीरबल उस दिन कुछ विचित्र सोच में डूबा हुआ था, जैसे किसी ने उसके दिमाग में कोई बड़ा सवाल छोड़ दिया हो और वह उसका हल निकालने के इरादे से बैठा हो। अकबर का दरबार हमेशा बातों का युद्ध स्थल रहा था। समझौते, झगड़े, समारोह, सजा और इनाम के बीच अक्सर ऐसी घटनाएं घटती जो इतिहास की धड़कनों में बस जातीं। पर उस दिन की घटना ऐसी थी कि बादशाह के मन में खुद को झुकाने का एहसास घर कर गया, और वह एहसास केवल किसी राजनैतिक जीत के कारण नहीं, बल्कि एक मानवीय सत्य के सामने था जो ज्यादा बड़ा था। लोग बाद में कहते रहे कि कभी कोई तलवार नहीं मरोड़ी गई, न कोई जंग जजी, पर एक मुस्कान ने, एक सत्य ने और एक साहस ने अकबर को खुद झुकने पर मजबूर कर दिया।
और उस झुकने का दृश्य वर्षों तक लोगों के मुंहों पर कहानी बनकर घूमता रहा। वह सब कुछ एक छोटे से गांव की परछाई की तरह शुरू हुआ। महल के पास ही एक छोटा कस्बा था। वहां के लोग अक्सर बाजार में आते और अपने माल की साज सज्जा करते। पर उस कस्बे में एक बूढ़ा कारीगर रहता था। नाम था चंद्रदास। चंद्रदास बहुत सीधा साधा आदमी था। उसने अपनी जिंदगी में कई चीजें बनाई, कपट, बर्तन, किसी की बीड़ी का कागज। वह अपने हाथों से काम करता और अपने काम से इज्जत कमाता। पर जिंदगी ने उसे एक बारीक दुख दे रखा था। उसका एक बेटा था जो कई साल पहले किसी बीमारी से चल बसा था, और चंद्रदास की आंखों में उस दिन की हंसी वह बदल चुकी थी। वह रोज महल के आंगन में आता, कुछ बेचा करता और अपनी थकान की कहानियां किसी भी सुनने वाले को आराम से सुना देता। एक दिन चंद्रदास बाजार में बोलते बोलते अक्सर की तरह अपने पुराने दोस्त से मिला। दोस्त ने बताया कि उसके पास एक पुरानी साज है जिसे वह बेचना चाहता है। किसी ने उसे महल के संगीतगृह में बजाने के लिए कहा था और वे लोग उसे भेजने की तैयारी कर रहे थे। चंद्रदास ने एक नज़र उस साज पर डाली और उसकी पुरानी तारों में अपने बेटे की याद महक रही थी। उसने सोचा कि क्यों न वह भी महल के संगीतगृह में जाकर कुछ दिन के लिए अपनी कला दिखाए, शायद उसकी बातों की आवाजें फिर से सुनवाई दें। पर किस्मत वही थी कि महल में कई दरबारी होते हैं और महल के दरवाजे हर किसी पर खुलते नहीं। हालांकि चंद्रदास ने ठान लिया कि वह जरूर कोशिश करेगा। चंद्रदास महल तक पहुंचा तो दरबार में रौनक नहीं थी। कुछ जटिल बीते दिनों के फैसलों की खबरें हर तरफ चर्चा का विषय बनी हुई थीं। अकबर ने हाल ही में एक कदम उठाया था जिसे कुछ लोग सराह रहे थे और कुछ लोग कटघरे में खड़े कर रहे थे। उसने कुछ अमीर जमींदारों के फैसलों पर ध्यान देते हुए उनकी जमीनों का पुनर्विपणन करने का आदेश दिया था ताकि छोटे किसान को लाभ मिले। जमींदारों और अमीर अभिजातों में यह कम पसंद किया गया। कुछ लोगों ने दरबार में अकबर की निंदा की, कुछ उसे बुद्धिमत्ता न मानकर उखाड़ने की बात करने लगे। ऐसे में चंद्रदास का छोटा सा बयान महल में नाकारा समझा गया। उसे किसी ने दरबार तक पहुंचने नहीं दिया। पर चंद्रदास ने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि शायद कोई दरबारी उसकी बात सुने, शायद कोई दरबारी उसकी कला को सराहे और शायद उसी के जरिए उसे पुरानी यादों की मिठास मिले। एक दिन चंद्रदास की छोटी सी दुकान में एक नीली चादर ओढ़े हुए एक लड़की आई। उसका नाम मीरा था। मीरा की आंखों में एक अनूठा साहस था और उसने कहा कि वह अकबर के दरबार में जाकर कुछ कहना चाहती है, पर अकेले वह दरबार तक नहीं पहुंच सकती। चंद्रदास ने धीरे धीरे कहा, बेटी, अकबर के दरबार में केवल वे लोग जा पाते हैं जिनके पास चिट्ठी हो, और हमारे पास कोई चिट्ठी नहीं। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन हमारे पास सत्य है और सत्य का रास्ता खुद ब खुद खुल जाता है। इस तरह मीरा और चंद्रदास ने मिलकर एक योजना बनाई। वे मिलकर दरबार पहुंचेंगे, अपनी सादगी और अपनी सच्चाई के साथ। मीरा की हिम्मत में एक जादू था। वह किसी से डरती नहीं थी और उसका छोटा सा साहस चंद्रदास के भीतर एक नया उत्साह जगा गया। वह दिन अकबर के दरबार में बहुत हलचल थी। कुछ बड़े जमींदारों ने अपनी बात खोल दी थी, कुछ दरबारी अपनी अपनी दलीलें दे रहे थे। अकबर, जो सोचा करते थे कि राष्ट्र की भलाई सर्वोपरि है, इस बहस में अधिक गंभीर दिखाई दे रहे थे। तभी खिड़की के पास से दो साये दरबार की ओर आते हुए दिखे, मीरा और चंद्रदास। कुछ दरबारी हंसे, कुछ ने उन्हें मिट्टी की कीमत तक न आका, पर बीरबल ने उन पर नजर डाली और उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक उभर आई। उसे पता था कि इन सामान्य चेहरों के भीतर कुछ ऐसा है जो दरबार को झकझोर देगा। अकबर ने भी उनका सबूत देखा, पर दरबार के नियमों के अनुसार हर किसी को तुरंत सुनना मुमकिन न था। मीरा ने बिना किसी डर के आगे बढ़कर कहा, जहां पनाह, मेरा नाम मीरा है और यह चंद्रदास हैं।
हम यहाँ आपके दरबार में बस एक बात कहना चाहते हैं, हमारी जमीनों को जिन बड़े लोगों ने हड़प रखा है वे हमारी जिंदगी छीन रहे हैं। हमें न्याय चाहिए। आवाज साफ, शब्द सीधे और आंखों में सच्चाई थी। दरबार में हल्की सी फुसफुसाहट हुई। कुछ ने सोचा कि यह मामला छोटा है, किसी ने उसकी उपेक्षा की, पर बीरबल ने तुरंत कहा, जहां पनाह, इन्हें सुनना चाहिए। जब आवाज छोटी हो तब ज्यादा जरूरी होता है कि उसे सुना जाए। अकबर ने अपनी कड़ी निगाहों से देखा। उसने दरबारियों से कहा कि यह मामला सुना जाए, पर अमीरों का विरोध जोरों पर था। कुछ लोग बोले कि ऐसे लोगों की बातें राजकाज का मुद्दा नहीं हैं, और कुछ ने तो यह भी कहा कि यदि अकबर ने कमजोरों की सुनवाई की तो बड़े लोगों का दिल उदास होगा। पर अकबर के भीतर एक मानवीय संवेदना थी, वह अपनी प्रजा की भलाई चाहता था। उसने निर्णय लिया कि मामले की सुनवाई हो और यदि जरूरत पड़ी तो वह खुद लोगों की जमींदारी के दस्तावेज पढ़ेगा। पर सुनवाई के दौरान कुछ परिस्थितियां ऐसी आईं कि अमीरों ने झूठे दस्तावेज और दबंगियों का सहारा लेना शुरू कर दिया। उनमें से कुछ ने नकली गवाह बुलाए, कुछ ने पैसे खर्चकर बैठक को प्रभावित करने की चेष्टा की। इसका असर यह हुआ कि दरबार की बहस जानी पहचानी राजनीति में बदलने लगी। सच्चाई दब रही थी। मीरा और चंद्रदास की आवाज उन शोरों में कहीं डूबने लगी। यहाँ बीरबल की तीक्ष्ण बुद्धि ने कमाल किया। उसने देखा कि केवल सुनवाई और निर्णय से काम नहीं बनेगा, कुछ ज्यादा ठोस होना चाहिए। ऐसा कुछ कि न केवल अदालत का फैसला सही निकले, बल्कि लोगों के मन में भी स्पष्ट हो जाए कि सच्चाई किसकी है। बीरबल ने एक चाल चली। उसने अकबर को बताया कि उसे एक निजी जांच करनी है, और उसने खुद ही जांच करने की इच्छा जताई। अकबर, जो बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता से अनभिज्ञ नहीं थे, ने जाने दिया। बीरबल ने गांव में जाकर छानबीन की। उसने लोगों से बात की, खेतों का मुआयना किया, पुराने दस्तावेजों की प्रतियां इकट्ठा की और उन पर गौर से अध्ययन किया। उसने कुछ ऐसे प्रमाण पाए जो सामने रखे जा सकें, पर सबसे बड़ी बात थी एक बूढ़ा गांठिला लकड़ी का टुकड़ा। चंद्रदास ने बताया कि उस पर उसके पिता का नाम लिखा हुआ था, और वह वही निशान था जिसने सैकड़ों सालों से उस जमीन का मालिक जाना था। बीरबल ने यह निशान दरबार में पेश किया और कहा कि सिर्फ कागज पर लिखे दस्तावेज ही नहीं, पुरानी यादें और निशान भी किसी की हकीकत बता सकते हैं। पर अमीर लोग खामोश न बैठे। उन्होंने बीरबल पर आरोप लगाए कि वह झूठा साक्ष्य पेश कर रहा है। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों की यादें धुंधली होती हैं और लकड़ी का टुकड़ा कुछ भी साबित नहीं करता। यहाँ पर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। दलीलें आपस में टकरा रही थीं और कुछ लोग यह चाहते थे कि अकबर जल्दी से निर्णय सुनाए ताकि मामला खत्म हो। अकबर की सोच बड़ी थी। उसने कहा कि वह चंद्रदास के पक्ष में निर्णय नहीं सुनाएगा जब तक तथ्य साफ न हो। वह न्याय चाहता था, पर उसे यह डर भी था कि सत्ताधारियों के नाराज होने से राज्य का शासन प्रभावित हो सकता है। उसकी आंखों में एक अद्भुत द्वंद्व दिखाई दे रहा था। एक ओर उसकी संवेदना और न्याय की चाह थी, दूसरी तरफ साम्राज्य की नाजुकता। बीरबल ने यह सब ध्यान से देखा और समझा कि आज का दिन केवल साक्ष्य से नहीं, साहस से भी जीता जाना चाहिए। यहाँ कहानी में वह मोड़ आया जिससे बादशाह को अपने गुरूर के आगे झुकना पड़ा। बीरबल ने दरबार में एक अनूठी प्रस्तुति रखी। उसने कहा कि यदि अकबर खुद इस न्याय को सार्वजनिक रूप से समर्थन देंगे तो न केवल चंद्रदास को बल्कि उन अनगिनत लोगों को भी यह संदेश मिलेगा कि राजा न केवल कुल अरमानों का संरक्षक है बल्कि आम लोगों का भी संरक्षक है। पर बीरबल ने यह भी जान लिया था कि केवल शब्दों का समर्थन काम नहीं करेगा। उसे एक दृश्यमान, दिल को छू लेने वाला संकेत चाहिए था, कुछ ऐसा जो अमीरों की शक्ल को भी बदल दे और प्रजा के मन में आकांक्षा पैदा करे।
बीरबल ने अकबर से आग्रह किया कि वह चंद्रदास और मीरा के सामने जाकर अपनी थकावट और मानवीयता का प्रदर्शन करें, एक ऐसा प्रदर्शन जो केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्म से हो। अकबर ने सुझाया कि वह कानून के अनुसार फैसला सुनाएगा, पर बीरबल ने शिष्टता से कहा कि आज न्याय की विजेता के लिए अफलातून रूप की आवश्यकता है, राजा का सामने झुकना। वह बात बहुत भारी थी। किसी राजा के लिए यह लाज की बात हो सकती थी कि वह सार्वजनिक रूप से किसी सामान्य के आगे झुके, पर बीरबल ने समझाया कि यह झुकना किसी की बेइज्जती नहीं बल्कि राजा की महानता को दर्शाता है कि उसे अपनी प्रजा की पीड़ा समझ में आती है और वह उस पीड़ा को अपने राजकीय आंचल से ढकने को तैयार है। बीरबल ने अकबर को याद दिलाया कि इतिहास उन्हीं शासकों को याद रखता है जिन्होंने विनम्रता दिखाई, न कि केवल शक्तिशाली छाया। बीरबल ने यह भी कहा कि यदि अकबर खुद चंद्रदास के पैर छूकर उसे न्याय दिलाएंगे तो यह दृश्य न केवल दरबार के लिए बल्कि राज्य भर के लिए मशाल बन जाएगा, लोगों में विश्वास लौटेगा और अमीरों की निर्दयी चालों पर लगाम लगेगी। अकबर के मन में यह विचार उठा कि क्या वह अपना राजसी गौरव कुछ इस तरह न्यौछावर कर देगा, पर उसकी आत्मा ने कहा, हाँ, यही तो शासन का असली रूप है। उसने खुद को याद किया कि जब वह छोटा था तो उसके पिता ने उसे सिखाया था कि राजा का कर्तव्य केवल अपने राज्य की शोभा नहीं बल्कि लोगों की भलाई है। उसने महसूस किया कि यदि वह आज वहीं नहीं खड़ा होगा जहां बीरबल कह रहा है तो उसका शासन केवल नाम का रहेगा। और सबसे बड़ी बात, वह खुद उस दिन चंद्रदास के दुहक को महसूस कर रहा था। उसके दिल में कुछ टूट रहा था। वह समझ गया कि उसके सामने झुकना किसी प्रकार की हार नहीं बल्कि एक महानता का इजहार होगा। अकबर ने धीरे धीरे उठकर चंद्रदास और मीरा के पास आया। दरबार के लोग दंग थे, न किसी ने यह उम्मीद की थी, न किसी ने देखा था कि बादशाह अपना सिर किसी सामान्य के आगे झुकाएगा। अकबर ने मिट्टी से सने हाथों को निहारा और फिर उन्होंने अपनी खुद की चादर उठाई। वह आनन फानन में नहीं पर पूरी निष्ठा से झुका और चंद्रदास के पैरों को स्पर्श किया। उस छोटे से स्पर्श में कोई किंवदंती नहीं थी, पर जो असर पड़ा वह दूरगामी था। दरबार के लोग चुप थे, आंखों में आंसू थे और कुछ की छाती में गर्व की लहर थी। चंद्रदास की आंखों में विश्वास की लौ फिर से जली। उसने सोचा भी नहीं था कि उसका दर्द इतना बड़ा प्रभाव डाल पाएगा कि बादशाह खुद उसके चरणों में झुके। अकबर ने अपने शब्दों से भी तहलका मचाया। उन्होंने कहा कि यदि राजकाज में न्याय की बात है तो वह केवल नियमों से नहीं बल्कि दिल से भी चलनी चाहिए। उन्होंने घोषणा की कि चंद्रदास और गांव के सभी लोगों के हक की पुनः जांच की जाएगी और जो जमीनें किसी पुराने नाजायज दावे से छीनी गई हैं उन्हें वापस किया जाएगा। शायद यह फैसला किसी के लिए राजनीतिक रूप से जोखिम भरा था, पर वह निश्चय अकबर के लिए अधिक महत्वपूर्ण था। उसने कहा कि वह अपने पद का प्रयोग जनता की भलाई के लिए करेगा, न कि केवल ताकत के प्रदर्शन के लिए। इस घोषणा के बाद दरबार में तालियां बजीं, पर तालियां उत्साह से कम और भावनाओं से ज्यादा भरी हुई थीं। पर असल जीत बीरबल की सूझबूझ की थी। उसने न केवल अकबर को झुकाया बल्कि दरबार में उस दिन जो दृश्य बना वह लोगों के दिलों में वह भरोसा लौटा गया जो वर्षों में खो गया था। अमीरों ने कुछ समय के लिए कदम पीछे खींचे, क्योंकि उनके सामने वह संकेत था कि अब राज्य में न्याय के लिए केवल संपन्नों के बल नहीं चलेगा, नियमों और सच्चाई की अपनी जगह होगी। चंद्रदास की छोटी सी आवाज ने बड़े आदमियों की होठों पर चुप्पी ला दी, और यह चुप्पी समर्पण नहीं बल्कि आत्मनिरीक्षण थी। कुछ अमीरों ने स्वयं जाकर चंद्रदास से माफी मांगी, कुछ ने अपने व्यवहार में सुधार की प्रतिज्ञा की। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जनता ने देखा कि उनका राजा उनकी पीड़ा सुनता है और वह स्वयं अपने अहंकार से झुक सकता है, और इस दृष्टि ने राज्य के भीतर एक नई ऊर्जा पैदा कर दी। समय के साथ यह किस्सा लोक कथा बनकर फैल गया,
लोग घरों में बैठकर कहते कि किस प्रकार बीरबल ने एक साधारण कारीगर की शिकायत को न्याय दिलाने के लिए इतना चेष्टा की। इसका असर यह हुआ कि दरबार की बहस जानी पहचानी राजनीति में बदलने लगी, सच्चाई दब रही थी। मीरा और चंद्रदास की आवाज उन शोरों में कहीं डूबने लगी। यहाँ बीरबल की तीक्ष्ण बुद्धि ने कमाल किया। उसने देखा कि केवल सुनवाई और निर्णय से काम नहीं बनेगा, कुछ ज्यादा ठोस होना चाहिए, ऐसा कुछ कि न केवल अदालत का फैसला सही निकले बल्कि लोगों के मन में भी स्पष्ट हो जाए कि सच्चाई किसकी है। बीरबल ने एक चाल चली। उसने अकबर को बताया कि उसे एक निजी जांच करनी है और उसने खुद ही जांच करने की इच्छा जताई। अकबर, जो बीरबल की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता से अनभिज्ञ नहीं थे, ने जाने दिया। बीरबल ने गांव में जाकर छानबीन की। उसने लोगों से बात की, खेतों का मुआयना किया, पुराने दस्तावेजों की प्रतियां इकट्ठा की और उन पर गौर से अध्ययन किया। उसने कुछ ऐसे प्रमाण पाए जो सामने रखे जा सकें, पर सबसे बड़ी बात थी एक बूढ़ा गांठिला लकड़ी का टुकड़ा। चंद्रदास ने बताया कि उस पर उसके पिता का नाम लिखा हुआ था और वह वही निशान था जिसने सैकड़ों सालों से उस जमीन का मालिक जाना था। बीरबल ने यह निशान दरबार में पेश किया और कहा कि सिर्फ कागज पर लिखे दस्तावेज ही नहीं, पुरानी यादें और निशान भी किसी की हकीकत बता सकते हैं। पर अमीर लोग खामोश न बैठे। उन्होंने बीरबल पर आरोप लगाए कि वह झूठा साक्ष्य पेश कर रहा है। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों की यादें धुंधली होती हैं और लकड़ी का टुकड़ा कुछ भी साबित नहीं करता। यहाँ पर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। दलीलें आपस में टकरा रही थीं और कुछ लोग यह चाहते थे कि अकबर जल्दी से निर्णय सुनाए ताकि मामला खत्म हो। अकबर की सोच बड़ी थी। उसने कहा कि वह चंद्रदास के पक्ष में निर्णय नहीं सुनाएगा जब तक तथ्य साफ न हो। वह न्याय चाहता था, पर उसे यह डर भी था कि सत्ताधारियों के नाराज होने से राज्य का शासन प्रभावित हो सकता है। उसकी आंखों में एक अद्भुत द्वंद्व दिखाई दे रहा था। एक ओर उसकी संवेदना और न्याय की चाह थी, दूसरी तरफ साम्राज्य की नाजुकता। बीरबल ने यह सब ध्यान से देखा और समझा कि आज का दिन केवल साक्ष्य से नहीं, साहस से भी जीता जाना चाहिए। यहाँ कहानी में वह मोड़ आया जिससे बादशाह को अपने गुरूर के आगे झुकना पड़ा। बीरबल ने दरबार में एक अनूठी प्रस्तुति रखी। उसने कहा कि यदि अकबर खुद इस न्याय को सार्वजनिक रूप से समर्थन देंगे तो न केवल चंद्रदास को बल्कि उन अनगिनत लोगों को भी यह संदेश मिलेगा कि राजा न केवल कुल अरमानों का संरक्षक है बल्कि आम लोगों का भी संरक्षक है। पर बीरबल ने यह भी जान लिया था कि केवल शब्दों का समर्थन काम नहीं करेगा। उसे एक दृश्यमान, दिल को छू लेने वाला संकेत चाहिए था, कुछ ऐसा जो अमीरों की शक्ल को भी बदल दे और प्रजा के मन में आकांक्षा पैदा करे। बीरबल ने अकबर से आग्रह किया कि वह चंद्रदास और मीरा के सामने जाकर अपनी थकावट और मानवीयता का प्रदर्शन करें, एक ऐसा प्रदर्शन जो केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्म से हो। अकबर ने सुझाया कि वह कानून के अनुसार फैसला सुनाएगा, पर बीरबल ने शिष्टता से कहा कि आज न्याय की विजेता के लिए अफलातून रूप की आवश्यकता है, राजा का सामने झुकना। वह बात बहुत भारी थी। किसी राजा के लिए यह लाज की बात हो सकती थी कि वह सार्वजनिक रूप से किसी सामान्य के आगे झुके, पर बीरबल ने समझाया कि यह झुकना किसी की बेइज्जती नहीं बल्कि राजा की महानता को दर्शाता है कि उसे अपनी प्रजा की पीड़ा समझ में आती है और वह उस पीड़ा को अपने राजकीय आंचल से ढकने को तैयार है। बीरबल ने अकबर को याद दिलाया कि इतिहास उन्हीं शासकों को याद रखता है जिन्होंने विनम्रता दिखाई, न कि केवल शक्तिशाली छाया। बीरबल ने यह भी कहा कि यदि अकबर खुद चंद्रदास के पैर छूकर उसे न्याय दिलाएंगे तो यह दृश्य न केवल दरबार के लिए बल्कि राज्य भर के लिए मशाल बन जाएगा, लोगों में विश्वास लौटेगा और अमीरों की निर्दयी चालों पर लगाम लगेगी। अकबर के मन में यह विचार उठा कि क्या वह अपना राजसी गौरव कुछ इस तरह न्यौछावर कर देगा।
पर उसकी आत्मा ने कहा, हाँ, यही तो शासन का असली रूप है। उसने खुद को याद किया कि जब वह छोटा था तो उसके पिता ने उसे सिखाया था कि राजा का कर्तव्य केवल अपने राज्य की शोभा नहीं बल्कि लोगों की भलाई है। उसने महसूस किया कि यदि वह आज वहीं नहीं खड़ा होगा जहां बीरबल कह रहा है, तो उसका शासन केवल नाम का रहेगा। और सबसे बड़ी बात, वह खुद उस दिन चंद्रदास के दुहक को महसूस कर रहा था। उसके दिल में कुछ टूट रहा था। वह समझ गया कि उसके सामने झुकना किसी प्रकार की हार नहीं बल्कि एक महानता का इजहार होगा। अकबर ने धीरे धीरे उठकर चंद्रदास और मीरा के पास आया। दरबार के लोग दंग थे। न किसी ने यह उम्मीद की थी, न किसी ने देखा था कि बादशाह अपना सिर किसी सामान्य के आगे झुकाएगा। अकबर ने मिट्टी से सने हाथों को निहारा और फिर उन्होंने अपनी खुद की चादर उठाई। वह आनन फानन में नहीं पर पूरी निष्ठा से झुका और चंद्रदास के पैरों को स्पर्श किया। उस छोटे से स्पर्श में कोई किंवदंती नहीं थी, पर जो असर पड़ा वह दूरगामी था। दरबार के लोग चुप थे, आंखों में आंसू थे और कुछ की छाती में गर्व की लहर थी। चंद्रदास की आंखों में विश्वास की लौ फिर से जली। उसने सोचा भी नहीं था कि उसका दर्द इतना बड़ा प्रभाव डाल पाएगा कि बादशाह खुद उसके चरणों में झुके। अकबर ने अपने शब्दों से भी तहलका मचाया। उन्होंने कहा कि यदि राजकाज में न्याय की बात है तो वह केवल नियमों से नहीं बल्कि दिल से भी चलनी चाहिए। उन्होंने घोषणा की कि चंद्रदास और गांव के सभी लोगों के हक की पुनः जांच की जाएगी और जो जमीनें किसी पुराने नाजायज दावे से छीनी गई हैं, उन्हें वापस किया जाएगा। शायद यह फैसला किसी के लिए राजनीतिक रूप से जोखिम भरा था, पर वह निश्चय अकबर के लिए अधिक महत्वपूर्ण था। उसने कहा कि वह अपने पद का प्रयोग जनता की भलाई के लिए करेगा, न कि केवल ताकत के प्रदर्शन के लिए। इस घोषणा के बाद दरबार में तालियां बजीं, पर तालियां उत्साह से कम और भावनाओं से ज्यादा भरी हुई थीं। पर असल जीत बीरबल की सूझबूझ की थी। उसने न केवल अकबर को झुकाया बल्कि दरबार में उस दिन जो दृश्य बना, वह लोगों के दिलों में वह भरोसा लौटा गया जो वर्षों में खो गया था। अमीरों ने कुछ समय के लिए कदम पीछे खींचे, क्योंकि उनके सामने वह संकेत था कि अब राज्य में न्याय के लिए केवल संपन्नों के बल नहीं चलेगा, नियमों और सच्चाई की अपनी जगह होगी। चंद्रदास की छोटी सी आवाज ने बड़े आदमियों की होठों पर चुप्पी ला दी, और यह चुप्पी समर्पण नहीं बल्कि आत्मनिरीक्षण थी। कुछ अमीरों ने स्वयं जाकर चंद्रदास से माफी मांगी, कुछ ने अपने व्यवहार में सुधार की प्रतिज्ञा की। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जनता ने देखा कि उनका राजा उनकी पीड़ा सुनता है और वह स्वयं अपने अहंकार से झुक सकता है, और इस दृष्टि ने राज्य के भीतर एक नई ऊर्जा पैदा कर दी। समय के साथ यह किस्सा लोक कथा बनकर फैल गया। लोग घरों में बैठकर कहते कि किस प्रकार बीरबल ने एक साधारण कारीगर की शिकायत को न्याय दिलाने के लिए इतना बड़ा मोड़ दिया कि बादशाह को झुकना पड़ा। बच्चे इस कहानी को सुनते पीढ़ते बड़े हुए और उन्होंने सीखा कि सत्य की आवाज छोटी नहीं होती और समय आने पर बड़े भी झुकते हैं। बीरबल की बुद्धि की ही बात नहीं थी, बल्कि उसकी समझ यह भी सिद्ध कर गई कि शासन में विनम्रता और न्याय का मेल कितना असरदार होता है। अकबर ने भी अपने अंदर एक नया पाठ पाया। उसकी आंखों में अब और भी ज्यादा लोगों के दुखों के लिए कमी आई और वह अपने निर्णयों में और अधिक संवेदनशील हो गया। किंतु कहानी का असली सौंदर्य उस दिन के बाद आया जब चंद्रदास ने महल के द्वार पर एक साधारण सा संगीत आयोजन रखा। उसने अपनी पुरानी साज निकाली और मीरा के साथ मिलकर उस साज पर ऐसे सुर सजाए कि अकबर के कानों में वे नोट गूंज उठे। महल की खिड़कियों से झांकते हुए लोगों ने वही नजारा देखा। राजा का झुकना केवल न्याय पाने के लिए नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत के लिए था। संगीत ने लोगों के दिलों में जो छाप छोड़ी, वह उस पल का संगीत नहीं था मात्र, वह उन आवाजों का जुड़ाव था जो वर्षों से टूटे पड़े थे। अकबर जब उस संगीत को सुनते हुए खड़ा था,
तो उसकी आंखों में वही नमक थी जो एक राजा को भी मनुष्य बनाती है। समय के साथ इस घटना की धुन लोगों के जहन में गूंजती रही। बीरबल की सूझबूझ, अकबर का झुकाव, चंद्रदास की सच्चाई, यह सब मिलकर एक ऐसी कहानी बने जिसकी मिसाल दी जाती रही। लोग कहते हैं कि सच्चाई के आगे ताकत ही झुकती नहीं, चरित्र, दया और न्याय की भी उसी तरह झुकती है, और यही बात उस दिन अकबर ने साबित की। उसने दिखाया कि राजा को केवल सिंहासन की चमक से नहीं, बल्कि अपने लोगों की आवाज के प्रति संवेदनशीलता से जाना चाहिए। और बीरबल ने यह भी दिखा दिया कि बुद्धिमत्ता का असली प्रयोग केवल दिमाग का नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने का भी होता है। कई सालों बाद जब महल की कहानियां साझा की जाती, बच्चे अपने पिता से पूछते, क्या राजा सच में झुकते हैं? पिता मुस्कुराकर कहते, हाँ बेटे, यदि वह राजा सच्चा है और उसका दिल बड़ा है, तो वह झुक जाएगा। और उस झुकने की कहानी को सुनकर बच्चों की आंखों में भी वही उम्मीद जगी कि वे भी बड़े होकर ऐसे शासक देखेंगे जो अपनी प्रजा के लिए खुद को नीचा कर दें। बीरबल का नाम हर घर में आदर से लिया जाने लगा, और अकबर का वही दिन इतिहास में एक मोड़ बन गया, न केवल राजनीतिक रूप से बल्कि नैतिक रूप से भी। कहानी का अंत किसी भव्य नारे से नहीं होता, वह एक साधारण मुस्कान, एक मृदु शब्द और एक हाथ की नर्म पकड़ से होता है। उस दिन जब अकबर को खुद बीरबल के आगे झुकना पड़ा, उसने केवल एक इंसानी पाठ पढ़ा कि महानता का असली रूप विनम्रता में है। और बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि बुद्धिमत्ता और करुणा जब एक साथ आती हैं, तो वे किसी भी सिंहासन को भी मानवता के सामने झुक जाने पर मजबूर कर देती हैं। दरबार की सुबह किसी साधारण दिन की तरह आई। पक्षियों की चहचहाहट, महल की दीवारों पर पड़ती हल्की धूप और उनको गूंज भरे कदम जो सदैव की तरह दरबार के पत्थरों पर गूंजते थे। पर उस सुबह हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, मानो किसी अनदेखे हाल की खबर महल की खिड़कियों से अंदर उतर आई हो। अकबर के चेहरे पर वह गुजरी हुई रात की थकान नहीं थी, उसकी आंखों में एक सोच थी, और उस सोच के साथ एक हल्की सी चिंता भी थी, क्योंकि राज्य के हालात कुछ ऐसे थे कि राजा की किस्मत पर छाया पड़ने को तैयार थी। कुछ महीनों से सूखे की लकीरें खेतों पर गड़ गई थीं, खजाने में संकेत कम आते जा रहे थे, और दरबार के कुछ दलालों में ऐसे लोग बढ़े थे जो राजा की चापलूसी से ज्यादा अपनी चालाकी दिखाने लगे थे। बीरबल हर रोज की तरह मुस्कान छिपाए हुए आया। उसके चेहरे पर हल्की सी शरारत, पर आंखों में गहरी सूझ थी। बीरबल ने हाल ही में कुछ संकेत देखे थे, किसानों की शिकायतों में बढ़ती तीव्रता, व्यापारी वर्ग की घबराहट और महल के बाहर एक अजीब सा उठना जो अक्सर किसी बड़ी हलचल से पहले आता है। बीरबल ने अकबर को कई बार बताया, पर कुछ बातें शब्दों में कहकर पूरी तरह समझ में नहीं आती, उनको समझने के लिए किसी को दिल से देखना पड़ता है, और बीरबल के पास वह कला थी। एक रात जब चांद आधा आधा था और हवाएं धीमी धीमी चल रही थीं, एक अजनबी साया महल के बाहर दिखाई दिया। वह कोई साधारण आदमी नहीं था, उसके कपड़े पुराने थे, पर आंखों में तेज था। वह बिना बुलाए दरबार में आ गया। उसकी आवाज में ठहराव था और बोला, मैं दूर के व्यक्ति हूँ। मैंने शहरों को देखा है, और उसमें जो बातें हैं वे आपके राज्य के लिए संकेत कर रही हैं। कहीं आपका नाम आज कपट और चोरों के साथ लिखा जाने नहीं लगा। उसकी बात सुनकर कई दरबारी हंसे, कुछ ने नजरअंदाज किया, पर अकबर की मुद्रा गंभीर हो गई। उस अजनबी ने कहा कि वह भविष्यवक्ता नहीं, पर वह लोगों की नब्ज पकड़ना जानता है, और उसने आगाह किया कि जिन गलत रास्तों पर लोग बढ़ रहे हैं, वे राजा की किस्मत पर काले बादल ला सकते हैं। अकबर ने उसे लब्धि से देखा और पूछा, तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत है? आदमी ने सिर हिलाया, सबूत तो वह होता है जो लोग दिखाते हैं, पर सच्चाई वह है जो दबाई हुई आवाजों में रहती है। आज आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। वे करों और दंडों के बीच खेल कर रहे हैं ताकि अपनी जेब भर सकें।
अगर आपने समय रहते इन्हें नहीं रोका तो जनता का भरोसा टूट जाएगा और जो भरोसा टूटेगा उसका असर राजसत्ता पर पड़ेगा। यह सुनते ही दरबार में खलबली मची। वहीं कुछ लोग थे जो यह मानते थे कि अकबर गलत फैसले लेता जा रहा है, और कुछ ऐसे भी थे जिनका हित वहीं कुछ अमीर जमींदारों का था। डर और शक ने महल की हवाओं को कस लिया। अकबर ने कहा, हमें सबूत चाहिए। अगर ऐसा है तो दोषियों को दंड दिया जाएगा। पर उस अजनबी की बात में कुछ और था। उसने कहा कि कभी कभी सबूत मिलते हैं पर जनता का विश्वास जिंदा नहीं रहता, इसलिए किसी चाल से जनता का मन जीतना होगा, नहीं तो दस्तावेज शांत रह जाएंगे और बातें बदल जाएंगी। बीरबल ने यह सब सुना और उसकी आंखों में एक हल्की मुस्कान आई। वह जान गया कि केवल कानून नहीं, एक चाल भी चाहिए जो सबकी सोच बदल दे। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, अगर आप मुझे कुछ समय दें तो मैं ऐसी चाल चलूंगा कि न केवल दोषी पकड़ में आ जाएंगे बल्कि जनता का भरोसा भी वापस लौट आएगा। अकबर ने पहले झिझक दिखाई पर उसकी आदत थी कि जब बीरबल बोले तो वह सुनता था। उसने कहा, ठीक है बीरबल, पर इस चाल में यदि कोई कमी रही तो जवाब तुम्हें ही देना होगा। बीरबल ने सिर झुकाया और निकल पड़ा। बीरबल ने सबसे पहले महल के बाहर जाकर लोगों से बात की। उसने गुप्त रूप से न सिर्फ उन लोगों का पता लगाया जो कर वसूली के नाम पर जाल बिछा रहे थे, बल्कि उन गरीबों के किस्से भी सुने जिनके हक उनसे छीने जा रहे थे। उसने देखा कि कुछ नौकरशाह बनायाम घोड़े की तरह दौड़ रहे हैं, दस्तावेज प्रस्तुत कर रहे हैं, पर दस्तावेजों में छिपे हुए मायने आम आदमी के लिए विनाशकारी साबित हो रहे थे। बीरबल ने उन दस्तावेजों की नकल की और अलग अलग तरीके से परीक्षण शुरू किया, पर बीरबल ने बड़ा मोड़ दिया कि बादशाह को झुकना पड़ा। बच्चे इस कहानी को सुनते पीढ़ते बड़े हुए और उन्होंने सीखा कि सत्य की आवाज छोटी नहीं होती और समय आने पर बड़े भी झुकते हैं। बीरबल की बुद्धि की ही बात नहीं थी, बल्कि उसकी समझ यह भी सिद्ध कर गई कि शासन में विनम्रता और न्याय का मेल कितना असरदार होता है। अकबर ने भी अपने अंदर एक नया पाठ पाया। उसकी आंखों में अब और भी ज्यादा लोगों के दुखों के लिए कमी आई और वह अपने निर्णयों में और अधिक संवेदनशील हो गया। किंतु कहानी का असली सौंदर्य उस दिन के बाद आया जब चंद्रदास ने महल के द्वार पर एक साधारण सा संगीत आयोजन रखा। उसने अपनी पुरानी साज निकाली और मीरा के साथ मिलकर उस साज पर ऐसे सुर सजाए कि अकबर के कानों में वे नोट गूंज उठे। महल की खिड़कियों से झांकते हुए लोगों ने वही नजारा देखा। राजा का झुकना केवल न्याय पाने के लिए नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत के लिए था। संगीत ने लोगों के दिलों में जो छाप छोड़ी, वह उस पल का संगीत नहीं था मात्र, वह उन आवाजों का जुड़ाव था जो वर्षों से टूटे पड़े थे। अकबर जब उस संगीत को सुनते हुए खड़ा था तो उसकी आंखों में वही नमक थी जो एक राजा को भी मनुष्य बनाती है। समय के साथ इस घटना की धुन लोगों के जहन में गूंजती रही। बीरबल की सूझबूझ, अकबर का झुकाव, चंद्रदास की सच्चाई, यह सब मिलकर एक ऐसी कहानी बनी जिसकी मिसाल दी जाती रही। लोग कहते हैं कि सच्चाई के आगे ताकत ही झुकती नहीं, चरित्र, दया और न्याय की भी उसी तरह झुकती है, और यही बात उस दिन अकबर ने साबित की। उसने दिखाया कि राजा को केवल सिंहासन की चमक से नहीं, बल्कि अपने लोगों की आवाज के प्रति संवेदनशीलता से जाना चाहिए। और बीरबल ने यह भी दिखा दिया कि बुद्धिमत्ता का असली प्रयोग केवल दिमाग का नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने का भी होता है। कई सालों बाद जब महल की कहानियां साझा की जाती, बच्चे अपने पिता से पूछते, क्या राजा सच में झुकते हैं? पिता मुस्कुराकर कहते, हाँ बेटे, यदि वह राजा सच्चा है और उसका दिल बड़ा है तो वह झुक जाएगा। और उस झुकने की कहानी को सुनकर बच्चों की आंखों में भी वही उम्मीद जगी कि वे भी बड़े होकर ऐसे शासक देखेंगे जो अपनी प्रजा के लिए खुद को नीचा कर दें। बीरबल का नाम हर घर में आदर से लिया जाने लगा और अकबर का वही दिन इतिहास में एक मोड़ बन गया।
न केवल राजनीतिक रूप से बल्कि नैतिक रूप से भी। कहानी का अंत किसी भव्य नारे से नहीं होता, वह एक साधारण मुस्कान, एक मृदु शब्द और एक हाथ की नर्म पकड़ से होता है। उस दिन जब अकबर को खुद बीरबल के आगे झुकना पड़ा, उसने केवल एक इंसानी पाठ पढ़ा कि महानता का असली रूप विनम्रता में है। और बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि बुद्धिमत्ता और करुणा जब एक साथ आती हैं तो वे किसी भी सिंहासन को भी मानवता के सामने झुक जाने पर मजबूर कर देती हैं। दरबार की सुबह किसी साधारण दिन की तरह आई। पक्षियों की चहचहाहट, महल की दीवारों पर पड़ती हल्की धूप और उनको गूंज भरे कदम जो सदैव की तरह दरबार के पत्थरों पर गूंजते थे। पर उस सुबह हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, मानो किसी अनदेखे हाल की खबर महल की खिड़कियों से अंदर उतर आई हो। अकबर के चेहरे पर वह गुजरी हुई रात की थकान नहीं थी, उसकी आंखों में एक सोच थी, और उस सोच के साथ एक हल्की सी चिंता भी थी, क्योंकि राज्य के हालात कुछ ऐसे थे कि राजा की किस्मत पर छाया पड़ने को तैयार थी। कुछ महीनों से सूखे की लकीरें खेतों पर गड़ गई थीं, खजाने में संकेत कम आते जा रहे थे, और दरबार के कुछ दलालों में ऐसे लोग बढ़े थे जो राजा की चापलूसी से ज्यादा अपनी चालाकी दिखाने लगे थे। बीरबल हर रोज की तरह मुस्कान छिपाए हुए आया। उसके चेहरे पर हल्की सी शरारत, पर आंखों में गहरी सूझ थी। बीरबल ने हाल ही में कुछ संकेत देखे थे, किसानों की शिकायतों में बढ़ती तीव्रता, व्यापारी वर्ग की घबराहट और महल के बाहर एक अजीब सा उठना जो अक्सर किसी बड़ी हलचल से पहले आता है। बीरबल ने अकबर को कई बार बताया, पर कुछ बातें शब्दों में कहकर पूरी तरह समझ में नहीं आती, उनको समझने के लिए किसी को दिल से देखना पड़ता है, और बीरबल के पास वह कला थी। एक रात जब चांद आधा आधा था और हवाएं धीमी धीमी चल रही थीं, एक अजनबी साया महल के बाहर दिखाई दिया। वह कोई साधारण आदमी नहीं था, उसके कपड़े पुराने थे, पर आंखों में तेज था। वह बिना बुलाए दरबार में आ गया। उसकी आवाज में ठहराव था और बोला, मैं दूर के व्यक्ति हूँ। मैंने शहरों को देखा है, और उसमें जो बातें हैं वे आपके राज्य के लिए संकेत कर रही हैं। कहीं आपका नाम आज कपट और चोरों के साथ लिखा जाने नहीं लगा। उसकी बात सुनकर कई दरबारी हंसे, कुछ ने नजरअंदाज किया, पर अकबर की मुद्रा गंभीर हो गई। उस अजनबी ने कहा कि वह भविष्यवक्ता नहीं, पर वह लोगों की नब्ज पकड़ना जानता है, और उसने आगाह किया कि जिन गलत रास्तों पर लोग बढ़ रहे हैं वे राजा की किस्मत पर काले बादल ला सकते हैं। अकबर ने उसे लब्धि से देखा और पूछा, तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत है? आदमी ने सिर हिलाया, सबूत तो वह होता है जो लोग दिखाते हैं, पर सच्चाई वह है जो दबाई हुई आवाजों में रहती है। आज आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। वे करों और दंडों के बीच खेल कर रहे हैं ताकि अपनी जेब भर सकें। अगर आपने समय रहते इन्हें नहीं रोका तो जनता का भरोसा टूट जाएगा, और जो भरोसा टूटेगा उसका असर राजसत्ता पर पड़ेगा। यह सुनते ही दरबार में खलबली मची। वहीं कुछ लोग थे जो यह मानते थे कि अकबर गलत फैसले लेता जा रहा है, और कुछ ऐसे भी थे जिनका हित वहीं कुछ अमीर जमींदारों का था। डर और शक ने महल की हवाओं को कस लिया। अकबर ने कहा, हमें सबूत चाहिए। अगर ऐसा है तो दोषियों को दंड दिया जाएगा। पर उस अजनबी की बात में कुछ और था। उसने कहा कि कभी कभी सबूत मिलते हैं पर जनता का विश्वास जिंदा नहीं रहता, इसलिए किसी चाल से जनता का मन जीतना होगा, नहीं तो दस्तावेज शांत रह जाएंगे और बातें बदल जाएंगी। बीरबल ने यह सब सुना और उसकी आंखों में एक हल्की मुस्कान आई। वह जान गया कि केवल कानून नहीं, एक चाल भी चाहिए जो सबकी सोच बदल दे। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, अगर आप मुझे कुछ समय दें तो मैं ऐसी चाल चलूंगा कि न केवल दोषी पकड़ में आ जाएंगे बल्कि जनता का भरोसा भी वापस लौट आएगा। अकबर ने पहले झिझक दिखाई, पर उसकी आदत थी कि जब बीरबल बोले तो वह सुनता था। उसने कहा, ठीक है बीरबल,
पर इस चाल में यदि कोई कमी रही तो जवाब तुम्हें ही देना होगा। बीरबल ने सिर झुकाया और निकल पड़ा। बीरबल ने सबसे पहले महल के बाहर जाकर लोगों से बात की। उसने गुप्त रूप से न सिर्फ उन लोगों का पता लगाया जो कर वसूली के नाम पर जाल बिछा रहे थे, बल्कि उन गरीबों के किस्से भी सुने जिनके हक उनसे छीने जा रहे थे। उसने देखा कि कुछ नौकरशाह बनायाम घोड़े की तरह दौड़ रहे हैं, दस्तावेज प्रस्तुत कर रहे हैं, पर दस्तावेजों में छिपे हुए मायने आम आदमी के लिए विनाशकारी साबित हो रहे थे। बीरबल ने उन दस्तावेजों की नकल की और अलग अलग तरीके से परीक्षण शुरू किया, पर बीरबल ने ठीक ही समझा। दिक्कत यह थी कि केवल दस्तावेजों के जरिए सबूत दिखाने से अमीरों के पाले में लोग झूठे गवाह दे देते और न्याय की क्रिया एक लंबा युद्ध बन जाती। बीरबल ने सोचा कि सबसे बड़ा हथियार है जनता की नजरों में राजा का नाम। अगर राजा खुद कुछ ठोस कर दे तो लोग समझ जाएंगे कि न्याय का राज चलता है। पर राजा हर बार व्यक्तिगत रूप से हर छोटे मामले में नहीं उतर सकता था। बीरबल ने एक सूझी बात सोची, वह ऐसी चाल चलाएगा जिससे न केवल दोषी बेनकाब होंगे, बल्कि अकबर का सरोकार और आत्मा जनता के बीच स्वयं आकर खड़ी होगी। उसने अपनी योजना को रात दिन पाला। उसने महल के कुछ भरोसेमंद पुरुषों को चुना, उनमें वो लोग थे जिनकी ईमानदारी में शक न था। उन्होंने मिलकर एक तरह का महोत्सव तय किया, पर यह महोत्सव दिखावे का नहीं, बल्कि सच्चाई का महोत्सव था। बीरबल ने कहा कि वे एक बाजार लगाएंगे जो महल के सामने खुलेगा और उसमें हर प्रकार का सामान बिकेगा, पर उन दुकानों पर जो भी चीज बिकेगी उसके साथ एक छोटा सा पोस्टर होगा जिसमें लिख होगा कि यह सामान किसकी जमीन से आता है, किसने इसके लिए मेहनत की और किसने उसका साझा लाभ उठाया। यह विचार पहले अजीब लग रहा था, पर बीरबल ने कहा कि इससे आम लोगों को पता चलेगा कि कौन ईमानदारी से काम करता है और कौन छल कर रहा है। महोत्सव की तारीख आई और महल के दरवाजे खुले। बाजार में जगह-जगह लोग खड़े थे, व्यापारी, किसान, कारीगर और अमीर। पर बीरबल ने एक और चाल चली। उसने कुछ नकली दस्तावेज और कुछ वास्तविक दस्तावेजों को एक ही टेबल पर रखवा दिया और आम लोगों के सामने एक अजीब सा खेल खेलवाया। जो चीज खरीदेगा वह यह कहानी भी सुनेगा कि यह चीज कहाँ से आई, और अगर किसी को लगे कि यह किसी के अधिकार को कुचलती है तो वह तुरंत शिकायत दर्ज कर सकता है। जनता ने सीधा रूप से देखा कि जो व्यापारी अपना माल ईमानदारी से ला रहे हैं वे किस तरह से मेहनत का हवाला देते थे, और जो लोग दस्तावेजों में छिपे झूठों का सहारा ले रहे थे वे बेचैन दिखे। बीच बाजार में अचानक एक घटना हुई। उस अजनबी के बताए लोगों में से कुछ ने खुद चिल्लाकर कहा कि वह माल उनके पर पहले से ही दर्ज है। भीड़ ने तुरंत ध्यान दिया। तब बीरबल ने एक बड़ा प्रयोग किया। उसने बाजार के सारे दस्तावेज सार्वजनिक कर दिए और कहा कि जो भी किसी जमीन की दावेदारी पर सवाल उठाना चाहता है वह सामने आए और प्रमाण दे। यह सुनकर अमीरों के दल में हलचल मची। कुछ ने समझ लिया कि अब गुप्त चालें काम नहीं आएंगी। कुछ ने डरकर मुकदमे खेलने की कोशिश की, पर जनता के बीच बैठे किसान और मजदूरों ने अपने पुराने निशानों की कहानियां सुनाई, जैसे पेड़ की छाल पर नक्काशी, पुराने तालाब का किनारा, दादी की सुनाई दास्तां, छोटे छोटे निशान जो कागज के प्रमाणों से बढ़कर थे। यह सुनकर दरबार में बैठे कुछ लोगों की आंखें फैल गईं। उनकी दलीलों की हवा निकलती सी लगी। बीरबल ने इस मौके पर अकबर को बुलाया और कहा, जहांपनाह, आज तुम मंच पर आओ और लोगों से कहो कि कोई भी जो अन्याय करेगा राज्य उसे न छोड़ेगा। अकबर थोड़े संकोच के साथ चढ़ा, पर उसकी आंखों में अब दृढ़ता थी। उसने जनता के सामने वादा किया कि जो भी ईमानदारी से काम करेगा उसे सुरक्षा और सम्मान मिलेगा, और जो किसी का अधिकार छीनेंगे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी। अकबर का यह वादा सुनकर लोगों ने तालियां बजाईं और उनकी आंखों में भरोसा फिर से सींचा गया। पर खेल यहीं खत्म नहीं हुआ।
बीरबल ने एक और चाल रखी। उसने महल के चतुर अमीरों के बीच एक चुनौती रख दी, अगर तुम सच्चाई के साथ अपना पक्ष रख सकते हो तो इसे प्रमाणों के साथ दिखाओ, नहीं तो तुम्हारी संपत्ति की जांच करवाई जाएगी। अमीर चिढ़े पर चुप बैठे रहे। बीरबल ने समय लेकर बिना कोई हिंसा किए उनके ठिकानों पर छानबीन करवाई, पर वह छानबीन सिर्फ कागजों की नहीं थी, बल्कि उसने उन जगहों पर पुराने लोगों से पूछाया, उन घरों के आसपास के बच्चों से पूछा और उन निशानों को देखा जो वर्षों से बसे हुए थे। कुछ अमीरों के रिकॉर्ड झूठे निकले, कुछ ने कागजों में छेड़छाड़ की